यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ चुका है। घी और ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ऑयल 215 और घी 208 रुपए किलो महंगा कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत 520 से 555 तक जा पहुंची। ऑयल की फी लीटर कीमत 532 से 605 रुपए हो गई। कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान। कहते हैं नई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। महंगाई के बायस गुजर बसर मुश्किल हो गया। एरिया मैनेजर शहाबुद्दीन कहते हैं ब्रांड्स की जानिब से कीमतें बढ़ाने पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा हुआ। दीगर अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। घी और ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ऑयल 215 और घी 208 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो महंगाई की नई लहर है वो आ चुकी है। अब महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर है कि घी और ऑयल की कीमतें जो हैं वो एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं और इस बार 200 से 215 रुपए तक घी और कुकिंग ऑयल जो है उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा किया गया है और जिस पर शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई जो है उसका तूफान बेकाबू था। मज़ीद जो घी और ऑयल जो है कुकिंग ऑयल वो महंगे होने की वजह से घरों का गुजारा करना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान के फैसलाबाद रीजन के एरिया मैनेजर जो हैं उनका कहना है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है वो अभी तक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर बरकरार है। और एरिया मैनेजर मेरे साथ मौजूद हैं शहाबुद्दीन, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर, बताइएगा कि पहले ही महंगाई की लहर जो है वो बेकाबू है, शहरी परेशान हैं, अब मज़ीद जो घी है ऑयल है वो महंगा कर दिया गया है यूटिलिटी स्टोर्स पर, क्या कहेंगे? क्या इसमें अभी रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा, क्या कहें? जी देखें, इस तरह है कि जो भी रेट बढ़े हैं वो तो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने बढ़ाए हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो भी रिलीफ है आटे पे, घी पे, चीनी और दालों पे, ये उसी तरह बरकरार है। हमारा जो सब्सिडाइज घी है वो बाज़ार से तकरीबन 150 से 200 रुपये फ़ी किलो इस वक्त भी सस्ता है। इसी तरह जो अभी कल से एक न्यूज़ चल रही थी कि जी डालडा घी वगैरह जो बढ़ गया है, हमारे पास इस वक्त भी डालडा ऑयल जो है वो 483 रुपये में मौजूद है, जबकि मार्केट में वो कम अज़ कम 600 सवा 600 रुपये पे पहुँच चुका है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिलीफ ख़ास तौर पे चीनी, घी और आटे पे दिया गया है वो मुसलसल दिया जा रहा है और बरकरार है, वो कहीं ख़त्म नहीं किया गया। सब्सिडी आवाम को मुहैया की जा रही है यूटिलिटी स्टोर्स पे। किसी टाइम थोड़ा सा उसमें आप कहते हैं कि रसद और जो खपत है उसमें फ़र्क आ जाता है, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं और हम आवाम को मुहैया कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो पहले 260 रुपये फ़ी किलो में घी दस्तयाब था, अब उसकी कीमत भी बढ़ी है, उसकी कितनी कीमत बढ़ी है और उसमें कितना रिलीफ दिया जा रहा है? जी देखें, उसमें भी इस तरह है कि जो इस वक्त सेकेंडरी ब्रांड घी है आम मार्केट में तकरीबन 550 पे चला गया है। तो हमारे पास जो हम अच्छी क्वालिटी का इन्हीं ब्रांड्स का डालडा वाला का इनका घी जो हमारे पास होता था तो उस पर ऑलरेडी हम सब्सिडी दे रहे थे। इस वक्त भी उससे सब्सिडी बरकरार है और 150 से 200 रुपया फ़ी किलो वो आम मार्केट से सस्ता है। और उस पर सब्सिडी जो है वो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे मार्केट के सस्ते घी के साथ तो समझ लें कि आप 200 रुपया फ़ी किलो आवाम को बचत हो रही है घी के ऊपर। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी जैसे कि घी और कुकिंग ऑयल जो हैं वो महंगे हुए हैं। तो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है सब्सिडी का वो बरकरार रखी गई है। तमाम स्टोर्स पर जो घी, आटा, चीनी है उस पर सब्सिडी का जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक ही शहरियों को मुहैया की जा रही है सब्सिडी। और आम मार्केट की निस्बत अगर घी और ऑयल की सिर्फ बात करें तो 150 से 200 रुपये तक जो सब्सिडी है वो शहरियों को दी जा रही है और मार्केट की निस्बत सस्ता घी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है शहरियों को ताकि वो आसानी से यूटिलिटी स्टोर से घी जो है वो ख़रीद सकें। और इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नया सिस्टम बनाया गया है कि शहरी जो हैं वो अपना ID कार्ड दिखाकर उसके बाद सामान लेते हैं। तो इस पर भी इंतज़ामिया का कहना है कि उसमें जो दूसरी वजूहात सामने आती थी जिसमें करप्शन वगैरह की जो वजूहात थी वो भी इस पर भी काबू पाया जाएगा। हर वो ख़ानदान जिसको अशिया जो है वो शनाख्त कार्ड के ज़रिए दी जाती हैं उसका नंबर जो है वो यहाँ पर नोट किया जाता है। स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान आ चुका है। फजील अहमद अपडेट कर रहे हैं। शहरियों का मजीद क्या कहना था इस बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। जो 200 रुपये महंगा हो गया जी, आवाम बड़ी परेशान है, गरीब तबका बड़ा परेशान है जी। उन्होंने कोल कुवत खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਘਿਓ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ 500 ਰੁਪਏ 600 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਘਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, गरीब आदमी वास्ते तो मुश्किल ही आनी है। बात करें चिन्योट की तो वहां भी कीमतों में कई गुना इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। खरीदार महंगाई के हाथों बेहाल हो गए। हुकूमत से इजाफे को वापस लेने का फौरी मुतालबा कर दिया। बाबर मुनीर ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर मुनीर, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल जी, महंगाई में हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। वो यूटिलिटी स्टोर जो शहरियों को रिलीफ पहुंचाया करते थे, अब तकलीफ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें हैं उनमें खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, जिस वजह से फी किलो की जो कीमत है उसमें 169 रुपए तक डालडा घी में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह हबीब जो ऑयल है, डालडा कुकिंग ऑयल है, उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और ये जो इजाफा हुआ है उसको शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? जी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया जी। हम एक दिन पहले जी यही घी हमने यहाँ से लेके गए हैं जी, 473 रुपये मिला था। अब आए लेने के लिए तो आज इसका रेट है जी जो 600 तो तकरीबन 10-15 रुपये रेट हो गया है। जो कुकिंग ऑयल का रेट है जी वो 400-450 में लेके गए थे, अब उसका रेट भी हो गया जी 550 तकरीबन लगभग हो गया। जो इस तरह चीनी है, चीनी मिल नहीं रही, एक कार्ड के हिसाब से 2 किलो मिलती है। तो आटा है वो सस्ता है गरीब के लिए, वही वो घी तो आटा के हिसाब से वो हम लेते हैं, लेकिन आटा मिल नहीं रहा, आटा है ही नहीं। बताएं हम करें भी तो क्या करें, गरीब का जीना ही मुश्किल हो गया है। खुदा के लिए इस कुआं से हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई अच्छा रिलीफ पेश करें, कोई महंगाई का कंट्रोल करें। अवाम बहुत ज्यादा गरीब है, अवाम का कोई ख्याल करें। आपके तो सरकट कारोबार चल रहे हैं, अवाम का बताएं, गरीब मजदूर का बताएं, वो क्या करे। 500 दिहाड़ी कमाता है, 500 दिहाड़ी कमाने वाला घी इस्तेमाल करे, आटा करे, चीनी करे, क्या करे, बच्चों को क्या खिलाए। बच्चों को आप फाके, अब उनको लीरों खिलाए, अब उनको रोड़े खिलाए, उनको घास खाए, मिट्टी खाए, क्या कराए खुदा के वास्ते। अब गरीबों का जीना महाल हो गया। इनको जीने के लिए इनको हक दें, इनका कोई ना कोई तो खुदा के लिए सोचें। खुदा वास्ते हमारा रिक्वेस्ट करते अपील करते हैं कि गरीब के लिए कोई अच्छा सा रिलीफ कोई फंड दें जिससे गरीब का जीना आसान हो जाए, गरीब को जो है ना वो सड़कों पे आने पे मजबूर ना हो। बिल्कुल जी, गरीब आदमी वाकई परेशान नजर आ रहा है। जो डालडा घी है उसकी कीमत 473 रुपये से 63 रुपये का इजाफा हुआ है, 536 रुपये कीमत हो गया। इसी तरह डालडा कुकिंग ऑयल 437 रुपये का था, उसमें 169 रुपये फी केजी पर इजाफा हुआ है और अब कीमत 606 रुपये हो गई है। अगर हबीब घी की बात की जाए तो वो 399 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, उसमें भी 157 रुपये का इजाफा हुआ है और अब कीमत 556 रुपये पर पहुँच गई है, जिस वजह से शहरी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों में मसरूफ है लेकिन गरीब आवाम की चिक्की में फंस रहा है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर शामिल करें, आपको बताएं हुकूमत की जानिब से लग्जरी आइटम पर पाबंदी का मामला। दरामद कुंदगान का करोड़ों रुपए मालियत का माल बंदरगाहों पर फंस गया। फैसलाबाद के इंपोर्टर्स ने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम बंदरगाहों पर पड़े सामान को बहाल किया जाए ताकि हमारा नुकसान ना हो। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जो ख़ास तौर पर इम्पोर्टर्स हैं उनकी जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा भी जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अपील की जा रही है कि हमारा करोड़ों रुपए का माल जो है वो पोर्ट्स के ऊपर फंसा हुआ है, उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से इसके ऊपर क्या राय रखी जाती है, जो मुकम्मल तौर पर लग्जरी आइटम्स के ऊपर बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है जिनके ऊपर बैन लगाया गया है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ख्वार साहब, ये बताइएगा कि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए आपकी क्या राय है, बीइंग एन बिजनेसमैन भी, बीइंग अ बिजनेसमैन एंड बीइंग अ इंपोर्टर एक्सपोर्टर एज वेल, क्या समझते हैं जो आइटम्स बैन की गई हैं, हुकूमत का ये इक़दाम कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी इक़दाम के लिए उसके पीछे नीयत जो मुहर्रक है उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है कि अगर पॉलिसी मेकर कोई एक पॉलिसी बनाते हैं और उनकी वो बैन करते हैं, और ये ज़रूरत भी है मुल्क की कि ट्रेड डेफिसिट ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है और ये डिफ़ॉल्ट की तरफ हमारी कौम मुल्क जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये मेजर्स मैं बिल्कुल एंडोज करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि उन पॉलिसी मेकर्स की घर की ख्वातीन या हमारी कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप में ख्वातीन वो जब पब्लिक मीटिंग में आती हैं तो
कम से कम उनके चेहरे पर 3-3 हज़ार का वही मेकअप जो वो बैन कर रहे हैं वो, और फिर उनके कपड़े वो इवन मेल लीडरशिप वो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि पेरिस से कम कोई दर्जी उन्हें वो पसंद ही नहीं आता। तो इस वजह से वो कोई भी जो पॉलिसी बनाते हैं ना उसमें वो बरकत नहीं रहती। मेरी डोमेन नहीं है कि मैं जनरल इंपोर्ट के बारे में पॉलिसी पर कोई राय दूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो रॉ मटेरियल हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए उस कमोडिटी में यूज़ करने के लिए जो री एक्सपोर्ट हो रही है, अगर उस पर कोई कदम या बैन लगा या ड्यूटी बढ़ाई गई तो उससे ट्रेड डेफिसिट मज़ीद बढ़ेगा, फिर हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे और हमारी एक्सपोर्ट मज़ीद डिक्लाइन हो जाएंगी। इस वक्त माशाअल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ है। मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, खुदारा हुकूमत होश के नाखुन ले। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से निजी अस्पतालों और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के इनकम टैक्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए और तस्दीक के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाने का मंसूबे का ऐलान किया गया था। रवा माली साल का आखिरी महीना शुरू हो गया मगर मंसूबे पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका और निजी शोबा सेहत के टैक्स मामलात की मॉनिटरिंग शुरू ना की जा सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के आगाज़ पर निजी शोबा सेहत की खुसूसी मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया था और इस हवाले से निजी हस्पतालों और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के इनकम टैक्स की आमदन की मॉनिटरिंग और उसकी तस्दीक करने के लिए इनकम टैक्स POS का ऐलान किया गया था, मगर रवा माली साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और अभी तक FPR की जानिब से इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। इस हवाले से ऐसे वो तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स या निजी हस्पताल जहाँ पे इलाज के लिए मरीज आते हैं और वो इस सर्विसेज के इवज़ जितनी भी अदायगियाँ करते हैं तो POS सिस्टम के ज़रिए उन तमाम का रिकॉर्ड जो था वो FPR की दस्तरस में पहुंचना था और जितने भी अस्पतालों या डॉक्टर्स के कंप्यूटर्स या इनवाइसेस वाले सिस्टम्स हैं वो बराह रास्त FPR की दस्तरस में होना थे, जिससे उस चीज़ का तखमीना लगाया जाना था कि आया कि कितने मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे कितने लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और वो कितनी फीसिस अदा कर रहे हैं। शुक्रिया उमैर अजमत, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग और ज्यादा बिल से बचने का फैसला, पंजाब के तमाम दफातर को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। P&D ने मंसूबा बजट में शामिल कर लिया। बिजली की लोड शेडिंग से जहां आवाम परेशान है वहीं सरकारी दफातर में भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से काम रुक जाते हैं। हुकूमत ने सरकारी दफातर को बिला तातुल बिजली की फराहमी और भारी भरकम बिलों से बचने के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा P&D ने मंसूबे को बजट में शामिल कर लिया है। गुज़िश्ता बरस से ये मंसूबा बजट से ड्रॉप कर दिया गया था। हम P&D ने इस साल ये मंसूबा दोबारा टेकअप कर लिया है। पहले मरहले में पंजाब के तमाम बल्दियाती इदारों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने इस हवाले से तजावीज़ अरसाल कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DHQ अस्पताल चिन्योट का अमला भी हुकूमती नज़रों से ओझल। DHQ अस्पताल के 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन गुज़श्ता 4 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। इलेक्ट्रीशियंस के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर जहाँ मरीज परेशान है तो वहीं अमला भी जो है वो इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब और निजी कंपनी के दरमियान आपसी तल्लुकात ख़राब होने के बायस जो इलेक्ट्रीशियन है वो जो है वो गुज़िश्ता 4 माह की तनख्वाहों से महरूम है, जिसके बायस इस सख्त महंगाई के मौसम में उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और वो शदीद परेशान है। बारहा दफ़ा उनकी जानब से अस्पताल इंतजामिया को और मुतलका कंपनी के हेड्स को दरखास्तें भेजी गई, लेटर भेजे गए, लेकिन ताहाल उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बायस जो इलेक्ट्रीशियन है जो कि दिन भर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में मेहनत मजदूरी करते हैं और अस्पताल में बिजली के तमाम तर मामलात को देखते हैं, उनको
4 माह की तनख्वाह अदा नहीं की, जिसके बायस वो शदीद परेशान है। इस वजह से जो इलेक्ट्रीशियन है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हम 10 से ज़ायद है लेकिन हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है और जल्द से जल्द महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब, हुकूमत पंजाब, अस्पताल इंतजामिया और दीगर जो मुतल्लिका अफसरान है, जो निजी कंपनी के अहदेदारान हैं, तफसीलन आगाह कर रहे थे। कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद, तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी समेत पटवारी और रेवन्यू अफसरान शरीक साइलिन के मसाइल को एक ही छत तले हल करने का हुक्म। मजीद रिजवान खान से बात करते हैं। रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर दरियाब साजिद जो है रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में जितने भी साइलिन हैं उनके मसाइल सुन रहे हैं। तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी समेत रेवन्यू अफसरान यहाँ पर मौजूद है, बात भी करेंगे। सर बताइएगा रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, ये कंटिन्यूटी है हुकूमत पंजाब की जो हदायत हैं कि ओपन कोर्ट जो होगा वो हर माह की पहली 2 तारीख में हम इसका इनेकाद करते हैं और इसका मकसद ये है कि हम जो है वो अपने साइलिन को अंडर वन रूफ तमाम रेवेन्यू से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। और इस सिलसिले में मुझ समेत मेरा सारा अमला यहाँ मौजूद होता है। राजी सेंटर के जो हमारे एहलकार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और जो है फौरी तौर पे शिकायत का जो है अजाला किया जाता है। आज बिल्कुल आपने बात सुनी कि एक ही छत के तले जो है साइलिन के मसाइल को हल करने के लिए आज रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद जो है म्यूनसिपल कमेटी हाल में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में साइलिन हैं जो अपने मसाइल से जो आगाह कर रहे हैं। और रिजवान खान आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास की जानिब से अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद। तहसीलदार, महकमा रेवेन्यू के अमले और साइलिन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोको फजल अब्बास की जानिब से अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा जो महकमा रेवेन्यू का दीगर अमला है उनके अलावा साइलिन की जो बड़ी तादाद है वो भी इस मौके पर मेरे साथ मौजूद है। तो मेरे से असिस्टेंट कमिश्नर शोको भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि हर माह ये लगाई जा रही है खुली, इससे आम पब्लिक को किस हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है, मसाइल किस हद तक हल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने बताया कि हर माह के पहले 2 दिन जो है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये इसका इनेकाद किया जाता है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि लोगों को किस हद तक फ़ायदा हो रहा है, तो इसको हम इस हवाले से एनालाइज़ करते हैं कि वैसे तो अब जो है तकरीबन 24/7 और हफ्ते के सारे दिन यहाँ पे सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई मिसलिनियस कामों में सारे लोग एक छत के नीचे मौजूद नहीं होते। और ये फोरम जो है लोगों को वो मौका मुहैया करता है कि जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, ADLR भी मौजूद हैं, तहसीलदार भी मौजूद हैं, सब रजिस्ट्रार हों, डोमिसाइल क्लर्क हों, हमारे पटवारी हों, सब लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये एक्सेसिबिलिटी है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है लोगों के लिए कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में किसी से कोई बैक डोर, कोई जो है किसी और जगह पे कोई डील नहीं हो सकती। यहाँ पे जो हैं सब लोग मौजूद हैं, यहाँ पे शिकायत का मौका है, दादरसी का पूरा मौका है, वो हो सकता है। तीसरी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास रिकॉर्ड हो जो कि कंप्यूटराइज शक्ल में है या मैनुअल शक्ल में है, उसके जो भी मामलात हों, दुरुस्तगी के हों, फरदात के हों, तो हम उसको, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितनी आज हमें आई हैं शिकायत आई हैं या हमारे पास दरख्वास्त आई हैं, हम उनको आज ही डील करें और उसकी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर झांग को भेजें। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्ट्स करनी होती हैं, कोई हद बरारियाँ करनी होती हैं, कुछ और ऐसे मामलात होते हैं, तो उसको कुछ दिन 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन हम एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भेज देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फोरम है। अगर इस तरह से हम हर वक्त लोगों को एक्सेसिबल हों तो लोगों के बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो संगीन नहीं होते, लोगों के मामलात जो हैं बर वक्त हल हो जाते हैं। और मेरा ये अंदाज़ा है कि लोग इससे जो है वो बेहतर सर्विस का एक उन्हें एहसास होता है कि सब लोग एक जगह पर मौजूद हैं, बगैर किसी हिल हुज्जत के उनको एक्सेसिबल हैं और उनके काम हो रहे हैं। तो शोरकोट की टीम की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाएं ताकि इदारों पे लोगों का एतमाद भी बहाल हो और जिन कामों के लिए वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं तो वो उनके चक्कर भी काम हो। शुक्रिया शहजाद अली, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।